डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2 के सॉल्यूशन को। और इससे पहले सेट 1 आपका करा दिया गया है, सेट 2 आप देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ध्यान से सारे वीडियोस को जरूर देख लें एक बार, प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में भी मिलेगी देखने को। पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। तो सभी को पता है, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग यानी पुस्त पालन। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसी को हम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी, माल और संपत्ति को कहा जाता है। द कैश, गुड्स एंड एसेट्स इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारी कैपिटल यानी कि पूंजी। तो यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की स्थापना की गई। अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई, कब की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना इंडिया में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 1949, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली। ये क्या सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये हमारा जो है सत्य नहीं है, गलत है। जो है आपका डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली, ओनली दे दिया ना, केवल। तो केवल वाला जो वर्ड है ना, ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये फॉल्स है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा है, आमतौर पर एक लेखा अवधि खाली स्थान से शुरू होती है। तो लेखा अवधि जनरली अकाउंटिंग पीरियड इज स्टार्ट फ्रॉम। कैलेंडर पीरियड की बात नहीं करी है इसने, अकाउंटिंग पीरियड की बात करी है। और अकाउंटिंग पीरियड जो है साल की पहली मार्च, यानी यहाँ पे मार्च गलत दिया है, 1 अप्रैल ऑफ द ईयर से शुरू होती है। क्या है यहाँ पे? मार्च नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ अप्रैल आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, तो यहाँ पर जो है 1 अप्रैल आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्तियों में शामिल है यानी फिक्स एसेट इंक्लूड। तो फिक्स एसेट में इंक्लूड यहाँ पर देखोगे तो आपको फिक्स एसेट में एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो है लैंड, आपकी भूमि। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा गया है, चालू संपत्ति में शामिल है करंट एसेट इंक्लूड। अब करंट एसेट इंक्लूड करता है, तो करंट एसेट में जो हमारा इंक्लूड होता है वो क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैंक में नकदी, कैश एट बैंक जो है हमारा करंट एसेट में काउंट किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आठवां, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं है, व्यय नहीं है, तो खर्च नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो आंसर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, जो है इसको हम एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करते। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आराहित राशि जो है वो क्या है? तो अमाउंट ड्राउन बाय द बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज। तो पर्सनल यूज वाला जो है क्या होता है? ड्राइंग्स होता है, आराहन होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 10वां क्वेश्चन, यह अवधारणा कि निकट भविष्य में एक व्यवसायी उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसको हम बोलेंगे चालू व्यवसाय की अवधारणा, यानी गोइंग कॉन्सर्न ऑफ कॉन्सेप्ट के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर इज नॉन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नियर फ्यूचर की बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपको बता रहा है, जो चीज़ पढ़नी होती है, जो चीज़ समझनी होती है, वही चीज़ है निकट भविष्य, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, व्यावसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? क्या स्टेट करता है? तो ये स्टेट करता है व्यवसाय को उसके मालिक से अलग माना जाता है, यानी बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो यहाँ पर जो है ये ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, धन मापन अवधारणा है यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज, ये क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका कि धन मापन अवधारणा जो है केवल सभी वित्तीय लेने देने के लिए जो है लागू होता है, यानी कैपेबल टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है यहाँ पे, कराधान के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू।
तो अकॉर्डिंग टू रूढ़िवाद की अवधारणा यानी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यानी कराधान के लिए प्रावधान है ना, किसमें आता है, रूढ़िवाद की अवधारणा में। अब इसके बाद में है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। 14 नंबर क्वेश्चन है, देनदारियों और संपत्तियों की राशि क्रमशः 90,000 और 1.5 लाख है, पूंजी की राशि आपको बतानी है। यहाँ पे क्या दिया है, देनदारियां यानी कि आपको लाइबिलिटीज जो है, ये लाइबिलिटीज दे रखी है 90,000, ठीक है। इसके बाद में जो संपत्ति की राशि है यानी एसेट अमाउंट जो दे रखा है आपको, एसेट अमाउंट जो है वो कितना दे रखा है, 1.5 लाख, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं आपको। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी, तो कैपिटल का अमाउंट आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको समझना है कि इसमें से कैपिटल अकाउंट अमाउंट क्या होता है। आपको मैंने पहले सेट में बताया था, एसेट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होता है। और आपसे एसेट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, है ना, यही होता है। मैं आपको इसको लिख के करवा देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, तो इसमें हमारे को बोला क्या गया है कि जो आपका एसेट होता है, जस्ट ए सेकेंड, एसेट जो होता है आपका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसेट, ठीक है। तो आपका जो एसेट होता है, एसेट, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है हमारा कैपिटल, करंट कैपिटल आपका जो, सॉरी, लाइबिलिटीज़ प्लस में क्या हो जाता है, लाइबिलिटीज़ प्लस में आपका कैपिटल हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कैपिटल, ये हो गया कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल आपका जो है, कैपिटल, ये कैपिटल, ठीक है। तो एसेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से कैपिटल आपको निकालना है। पूछ क्या रहा है आपको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कैपिटल पूछ रहा है ना, आपसे पूंजी की राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कैपिटल है ये निकालना है। तो कैपिटल को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ, ठीक है, तो एसेट इधर आ जाएगा, तो हमारे कैपिटल इधर रख देते हैं। तो कैपिटल को यहीं छोड़ दूँ, तो लाइबिलिटीज़ को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू हो जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, है ना। अब एसेट कितना दिया हुआ है, तो एसेट आप देखोगे क्वेश्चन में, तो एसेट का अमाउंट जो है वो दे रखा है 1.5 लाख, और उसके बाद में लाइबिलिटीज़ दे रखा है, वो आपको दे रखा है 90,000। तो 1.5 लाख में से आप 90,000 जो है माइनस कर दो, 90,000 माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 60,000 रुपये। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा जो 60,000 रुपये है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि निकालना कैसे है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि आपको पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया। तो सौदों का पूर्ण अभिलेखन ये भी होता है। उसके अलावा क्या होता है, व्यवसाय पर वित्त प्रभाव का निर्धारण ये भी हम करते हैं, है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या होती है, तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी हम उसमें करते हैं। और इसमें हम असर्टमेंट जो है और फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ऑन द बिजनेस जो है उसको भी हम निर्धारित करते हैं, उसको भी हम चेक करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं और डी ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका लेखांकन में लेखा होता है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, अकाउंट्स में जब हमारा होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जब भी हम अकाउंट्स में लेखांकन करते हैं तो व्यापार खाता के अंदर करते हैं, है ना। और व्यापार खाता के अंदर जब करते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर अगर हम चूज़ करें कंडीशंस के हिसाब से, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा केवल वित्तीय लेन देनों का, है ना। लेखांकन में लेखा जो होता है वो किसका होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का होता है। तो हमारा जो है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है, क्रय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है, तो वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, संयंत्र की नगद खरीद जो है, परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश, ये किसमें बढ़ोतरी या कमी दिखाती है। तो हमारा जो है जब संयंत्र में कैश जब हम परचेज करते हैं तो ये हमारी जाती है कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कीप्स टोटल एसेट अनचेंज्ड, ठीक है। संयंत्र की नकदी खरीद में या परचेज ऑफ प्लांट और कैश जो है कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होता। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 19 नंबर में देखिए, संयंत्र उधार में खरीदा
जाता है तो मतलब संयंत्र उधार में खरीदा हुआ या फिर परचेज ऑफ प्लांट फॉर क्रेडिट क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा परचेज ऑफ प्लांट कुल संपत्ति में जो है वृद्धि करती है। यहाँ पे जो है इंक्रीज इन टोटल एसेट हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए कुल संपत्तियों में कमी तो होगी नहीं जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां जो क्वेश्चन है, यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दिस अकाउंट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स ए पर्सन और पर्सन्स। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा है आंसर? तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में या फाइनेंशियल कैरेक्टर के रूप में जो है ट्रांजैक्शन को हम नहीं दिखाते हैं, कौन सा वो नहीं है? फाइनेंशियल नोट इज नोट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर जिसका नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे वित्तीय प्रकृति का जो नहीं है लेन देन, वो हमारा कौन सा लेन देन है? तो राइट आंसर चूज करेंगे आप। सही से देखेंगे तो इसमें देखेगा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना जो है ये इसमें नहीं आता, ठीक है ना। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, देखिए वेतन भुगतान करना ये भी ट्रांजैक्शन है, भवन खरीदना ये भी ट्रांजैक्शन है, उधार माल खरीदना ये भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना इसमें कोई ट्रांजैक्शन वाली बात नहीं है। स्ट्राइक कर रहे हैं एम्प्लॉइज तो ये नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स में शामिल हो जाएगा। मशीन खाता है, आपको मैंने लास्ट सेट में भी बताया है कि मशीन खाता क्या होता है। तो मशीन खाता जो है आपका कैसा हो जाएगा, तो ये कैसा अकाउंट होता है? तो ये होता है हमारा वास्तविक ये रियल अकाउंट। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 मार्च 2012 को 5,000 रुपये के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 8,000 का अंतिम स्टॉक बचा रहा, यह है। तो ये क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अभी देखिए, ऑन मार्च 2012 आफ्टर सेल ऑफ गुड वर्थ 5,000 ही लेफ्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000। दिस इज ए, तो ये क्या है? एक इवेंट है जिसका रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर जो है ये एक घटना है, एक इवेंट है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक कितना है? आपका 8,000 रुपये है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, नाम मात्र खाते में डेबिट शेष दर्शाता है। डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट सोर्स, तो ये क्या करता है? तो ये हमारे को खर्च दर्शाता है, एक्सपेंसेस को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, यहाँ पर जो बाकी आपका आय जो है ये आपका क्या होता है? तो ये आय जो है आपका क्रेडिट होता है, देयताएं जो है ये भी क्रेडिट होती है। तो ये दोनों तो आपके क्रेडिट में आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा नाम खाते में डेबिट शेष बताना है। डेबिट शेष किस में आता है? वो एक्सपेंसेस आता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरोहण किस खाते में के अंतर्गत आता है? तो आरोहण की बात पूछी गई है। कभी कभी आरोहण पे ब्याज भी पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आहरण जो है वो है आपका व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स कम्स अंडर द पर्सनल अकाउंट, अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, पुस्त पालन की प्रारंभिक इकाई है। द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज, तो वो आपका होता है रोजनम्माचा प्रविष्टि, यानी जनरल एंट्री जो है ये बेसिक इकाई को दर्शाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारा रिकॉर्ड होता है। इसके बाद आते हैं हमारा माल की नगद खरीद दर्ज की जाती है, यानी कि माल खरीदा है, यानी कैश परचेज ऑफ गुड रिकॉर्डेड इन है, तो वो हमारा होता है नगद पुस्तक में, कैश बुक में जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेखांकन की मान्यताएं जो है हमको बतानी है। तो लेखांकन की मान्यताओं में जो है पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग इज आर, तो एक्सचेंज भी है, पीरियड भी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है, यानी कि सारे के सारे सही हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ अब आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। 29 नंबर है, डेबिट नोट कौन तैयार करता है? इसको मैंने लास्ट सेट में बहुत समझाया था आपको। तो यहाँ पे कौन जो है इसको करता है? तो इसको करता है क्रेता, परचेजर जो है वो डेबिट नोट क्रिएट करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, रोकर खाता हमेशा खालिस्तान यानी डैश दिखाता है। तो कैश अकाउंट्स ऑलवेज शोज, तो ऑलवेज क्या शो करता है? ये डेबिट बैलेंस शो करता है, डेबिट शेष को शो करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें इसमें क्या पूछा गया, किस किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? तो अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोपराइटर यानी ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर देखिए स्वामी की बात हो रही है, प्रोपराइटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो अस्तित्व की अवधारणा जो है ये एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ये बताता है
कि व्यवसाय का लेन देन का वो जो है स्वामी माना जाता है, लेनदार माना जाता है, स्वामी को लेनदार माना जाता है। इसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, फर्नीचर का कारोबार करने वाले व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर उसके लिए खालिस्तान माना जाएगा। फर्नीचर परचेज बाय ए ट्रेडिंग या ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज डैश फॉर हिम। तो ये उसके लिए क्या माना जाएगा, तो ये उसके लिए क्या माना जाएगा, परचेज माना जाएगा, क्रय माना जाएगा। ठीक है, जब डील कर रहा है, खरीद रहा है, तो क्या माना जाएगा, वो आपका परचेज माना जाएगा, गुड्स परचेज, है ना। इसके बाद में संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट होगा। फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज क्रेडिट बिल भी, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, क्रेडिट बिल भी। यहाँ पे क्रेडिट जो वर्ड है ये शो हो रहा है ना, तो क्रेडिट जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर जो हो जाएगा विक्रय खाता के लिए टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा ये, है ना, कैश टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोकड़ खाता के लिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, सेल्स नहीं, सॉरी, कैश अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट, सेल्स बोल दिया मैंने, कैश अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट आपका रोकड़ खाता के लिए टू कैश अकाउंट, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। अब इसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में क्या बोल रहा है, माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा। तो माल की बिक्री के लिए, यहाँ पे संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट बता रहा है, और यहाँ पे माल की बिक्री के लिए जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट कहाँ होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विक्रय खाता के लिए टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मूल प्रलेख के अंतर्गत आते हैं, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स कम। तो मूल प्रलेख में क्या क्या आते हैं ये आपको देखना है। रसीद, यस, मूल में आता है। बीजक और बिल, ये भी मूल में आता है। जमा पर्ची भी, ये सारे के सारे स्लिप्स हैं और ये सभी के सभी मूल प्रविष्टियों में आते हैं, प्रलेख में आते हैं। इसके बाद है तलपट जो है, द ट्रायल बैलेंस इज। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ये है शेषों की सूची, शेड्यूल ऑफ बैलेंस को दर्शाता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजी जाने वाली चिट्ठी को कहते हैं। तो उसको हम ए नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजी जाने वाली चिट्ठी को। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ऊपर भी, और अभी भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको जब हम बोलते हैं उसको डेबिट नोट बोलते हैं, तो नाम पत्र बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 37 में। अब इसके बाद में जो डेबिट नोट होता है वो किसको किया जाता है, इशू किया जाता है सप्लायर को, है ना, और रिसीव किया जाता है फ्रॉम कस्टमर। रिसीव किया जाता है फ्रॉम कस्टमर और इश्यू किया जाता है सप्लायर को। इसके बाद आते हैं क्रेडिट नोट जो है, अगर क्रेडिट नोट की बात करूँ तो क्रेडिट नोट जो है इशू टू कस्टमर किया जाता है। ठीक है, ये क्रेडिट नोट जो है इशू टू कस्टमर किया जाता है और रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर होता है। और यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता है, यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर होता है और इश्यूड बाय सप्लायर होता है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या चीज़ तैयार किया जाता है, तो अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स जो हैं तलपट के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यवसाय की पूंजी 75,000 और दायित्व जो है 25,000 है, तो व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियां आपको निकालनी हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एसेट जो होता है वो क्या होता है आपका सी प्लस एल, यानी कि आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं लिख करके दोबारा बताता हूँ कि आपका जो एसेट होता है, यहाँ पर हम एसेट की बात कर रहे हैं तो एसेट लिख देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा एसेट जो होता है, अभी अभी मैंने बताया था, वो होता है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब लायबिलिटीज़, कैपिटल आपको देखिए व्यवसाय की पूंजी कितनी दे रखी है, और लायबिलिटीज़ यहाँ पे दे रखा है 75 और 25। तो यहाँ पे यानी कि कैपिटल तो आपको कितना दे रखा है, एक व्यवसाय की पूंजी कितनी है 75,000 और दायित्व तो कितना है, तो कैपिटल आपको दे रखा है 25 और 75, टोटल हो गया आपका 1 लाख। तो 1 लाख जो है इसका अमाउंट हो जाएगा। तो एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अंतिम जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, तलपट के दोनों पक्षों में मिलान नहीं होता, तब कौन सा खाता
खोला जाता है। जब तलपट के दोनों पक्ष यानी क्रेडिट और डेबिट पक्ष में जब मिलान नहीं होगा तो कौन सा खाता खोला जाता है? तो टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली विच अकाउंट इज ओपनड, तो वहाँ पे हम खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उनचत खाता खोलते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर देखे सेट नंबर 2 के, और सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने करवा दिया था। तो अगर आप लोग चैनल में बने हुए हैं तो आपको सारे सेट्स मिल रहे हैं, और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए ताकि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ ना पाएँ। आशा करता हूँ यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको जरूर देख लेना, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।